हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। आपको विज्ञान के पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगा। कई क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से फंस सकते हैं, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन डी जो है डिंबवाहिनी। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ये तीनों के तीनों दोस्तों मादा जनन तंत्र के भाग हैं। और जो आपका ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ये नर जनन का भाग है, ठीक है। नर जनन तंत्र का भाग है ऑप्शन नंबर सी। इसलिए दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है आपका। निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ अधिकतम किस में होती है, तो अधिकतम निर्वात में होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि न्यूनतम किस में होती है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप सभी लोगों को, ठीक है। तो पता हो तो बताइए एक बार। तीसरा प्रश्न है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। वैद्युत धारा का मापन अमीटर में किया जाता है, ठीक है। अमीटर से वैद्युत धारा का मापन करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है। नीला लिटमस पेपर लाल तब होता है जब वह अम्ल के संपर्क में आता है, ठीक है। तो अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों। अम्ल का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच होता है। तो देखिए इसमें पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच कहाँ पे दी हुई है, किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन ये में दी हुई है, ठीक है। तो 6 राइट आंसर है, उसका पीएच मान 6 होगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सी परत परावैंगनी किरणों को, दोस्तों परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकती है, तो वो है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वाट, एम्पियर या फिर ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है, ठीक है। टाइपिंग में गड़बड़ी के कारण आपको ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो एमाइलेज है, जिसे एमिलेस भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको एमिलेस भी लिखा मिल सकता है। लार में दोस्तों एमिलेज पाया जाता है, एमिलेस एंजाइम। इसीलिए भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एमिलेस एंजाइम भोजन में, सॉरी लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेंटा से मिलता है। प्लेसेंटा द्वारा दोस्तों मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। जब दोस्तों भ्रूण माँ के पेट में पल रहा होता है तो उसको भोजन मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। प्लेसेंटा वो माध्यम है। कहीं कहीं आपको अपरा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अपरा और प्लेसेंटा एक ही है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर 30 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी फोकस दूरी बतानी है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आर का मान 30 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2, यहाँ से 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 30 है
और फोकस दूरी 15 होगी, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 30 दे रखा है, तो फोकस दूरी 15 होगी ना, तो 15 सेंटीमीटर आप लोग राइट आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोवाट एंड ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है और आगे भी आ सकता है। दोस्तों ये जो मैं मॉडल पेपर आपको बताया हूँ, ये आपको बोर्ड परीक्षा में ही नहीं, आपको प्री बोर्ड परीक्षा में भी हेल्प देगा, ठीक है। अभी तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। तो अगर आप लोग प्री बोर्ड में देख रहे हैं, अर्धवार्षिक में देख रहे हैं या बोर्ड में देख रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं 10th के, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे फाइनल एग्जाम बोर्ड का हो, ठीक है। फिर 3 से 6 अंक वाले प्रश्न तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं और बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, ये आपको 3 से 6 अंक दिला सकते हैं। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आएगा, तो इसका आंसर ज़रूर लिख देना, आपको 3 से 6 अंक मिल सकता है आसानी से। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। आधुनिक आवर्त का नियम मोसले ने दिया था, ठीक है, मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। इन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। उन्हें परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोग बेफिक्र रहिए, अभी मैं आप लोगों को इसका आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी 2 विशेषताएं भी हैं। 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। वर्ग वो होते हैं जो ऊर्ध्वाधर होते हैं और आवर्त जो क्षैतिज होते हैं उन्हें कहते हैं। तो 7 आवर्त हैं जो क्षैतिज स्तंभ में हैं और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, जिसे वर्ग या समूह कहते हैं, ठीक है। और एक विशेषता में आप लोग लिख दीजिएगा कि इसमें उपधातुओं को सीढ़ी नुमा संरचना द्वारा पृथक किया गया है या व्यक्त किया गया है, जिसे जिग जैक लाइन बोलते हैं। जिग जैक लाइन के रूप में उपधातुओं को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो ये भी इसकी विशेषताएं में लिख दीजिएगा। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अभी मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, इसका हल क्या होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया और इसकी उदाहरण। तो यहाँ पे मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ। देखिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत देख लीजिए, यहाँ पे पृथ्वी में अनेक वर्षों तक हुई भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। पृथ्वी में अनेक वर्षों पहले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप परंपरागत ऊर्जा स्रोत का निर्माण हुआ, ठीक है। पृथ्वी पर इनके सीमित भंडार उपलब्ध हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग इनका ज़्यादा दोहन करेंगे, अत्यधिक उपयोग करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे एक बार, तो इन्हें हम दोबारा निर्मित नहीं कर सकते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें बनाने में, इन्हें निर्मित होने में, इनका निर्माण होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इन्हें ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों के नाम से भी जाना जाता है। इनको पुनः प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि इनके निर्माण में अनेक वर्षों का समय लगता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अतः इन्हें आणविकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा आदि, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऊर्जा के गैर परंपरागत के स्रोत यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी मैंने आपके लिए लिख रखा है, तो आप लोग इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पे है और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे है और क्वेश्चन नंबर 13 आपको
होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसे होमवर्क में करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दें। आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।